है दोस्तों, शुरू करते हैं एक नया वीडियो। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण वीडियो पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह वीडियो जो है नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो नेट दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कितने प्रश्न सही होने पर नेट हो सकता है, मतलब नेट एग्ज़ाम पास किया जा सकता है। फिर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे कितने प्रश्न सही होने पर जेआरएफ हो सकता है। ठीक है, फिर तीसरा जो प्रश्न है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे भूगोल में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, एग्जाम के दृष्टि जो 2023 दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। तो इन तीनों प्रश्न के उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं निश्चित तौर पे आप लोग को एग्जाम में बहुत ही लाभ होगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न का हम लोग उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं कितने प्रश्न सही होने पर नेट एग्जाम हो सकता है क्लियर। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन का हम लोग आंसर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, देखिए भूगोल विषय का संभावित कटाव नेट, ठीक है, पास होने के लिए, नेट एग्जाम पास होने के लिए भूगोल विषय का जो संभावित कटाव है हमेशा इसके बीच ही में कटाव जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन के बीच में कटाव हमेशा रहता है। जो भी नए स्टूडेंट नेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो लोग पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं या नेट क्वालिफाई हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए भूगोल विषय का जो संभावित कटाव नेट एग्ज़ाम पास होने के लिए है वह कैटेगरी वाइज हम लोग बताएंगे। यहाँ पे देखिए कैटेगरी, फिर कटाव, टोटल क्वेश्चन में कटाव जो है टोटल क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन में 150 में। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन विषय के होते हैं और जबकि 50 क्वेश्चन समान अध्ययन के होते हैं। ठीक है, तो समान अध्ययन सबका सेम रहता है, बाकी विषय अलग अलग रहता है, तो वो उससे 100 क्वेश्चन होता है, टोटल 150 क्वेश्चन। ठीक, तो जनरल की जो कटाव जाती है इसी क्वेश्चन के बीच में जाती है, यानी 87 से 92 क्वेश्चन के बीच में जाती है। कितने क्वेश्चन में? 150 क्वेश्चन में। ठीक है, 150 क्वेश्चन में 87 से 92 क्वेश्चन कटाव जाती है नेट एग्जाम पास होने के लिए, जेआरएफ के लिए नहीं। ठीक, जबकि ईडब्ल्यूएस दूसरी कैटेगरी जो है ईडब्ल्यूएस, इसका जो कटाव जाता है 85 से 89 क्वेश्चन के बीच में कटाव जाता है। कितने क्वेश्चन में? टोटल 150 क्वेश्चन में। ठीक है, फिर तीसरा जो है ओबीसी का कटाव, ओबीसी का भी कटाव जो है वह 150 में 84 से 88 क्वेश्चन के बीच में हमेशा रहता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। ठीक है, कभी 84 रहता है, कभी 85, कभी 86, कभी 88, यानी 84 से 88 क्वेश्चन के बीच में हमेशा यही जाता है कटाव। ठीक है, एससी की कटाव जो जाती है वह 82 से 86 क्वेश्चन के बीच में हमेशा रहती है। कितने क्वेश्चन में? 150 क्वेश्चन में। ठीक है, जबकि एसटी की जो कटाव है वह 76 से 78 क्वेश्चन के बीच में रहती है, टोटल 150 क्वेश्चन में। ठीक है, और यह जनरल की 87 से 92, ईडब्ल्यूएस की 85 से 89 क्वेश्चन के बीच में। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन में, यानी अगर जनरल के हैं तो आप 87 क्वेश्चन से ऊपर अगर सही करते हैं तो आपके नेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस है अगर तो आप 85 क्वेश्चन से ज़्यादा सही करते हैं 150 क्वेश्चन में तो आपका नेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप ओबीसी हैं तो आप 84 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका नेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर एससी हैं तो 82 से 86 क्वेश्चन के बीच में करिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जेआरएफ के लिए कितने क्वेश्चन होने चाहिए जिससे आपका जेआरएफ हो जाए। ठीक है, इसमें भी हम कैटेगरी वाइज देखेंगे। 150 टोटल 150 क्वेश्चन में इसमें भी हम बताएंगे टोटल जो है 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन यानी 100 विषय के और प्लस 50 समान अध्ययन के, टोटल 150 क्वेश्चन में। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 150 में अगर 102 से 107 क्वेश्चन के बीच में अगर आपका सही हो रहा है तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन में अगर आप 102 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 97 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं 150 में तो आपका जेआरएफ होगा। अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको 98 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं जेआरएफ के लिए। अगर आप एससी के कैटेगरी के हैं तो आपको 88 क्वेश्चन से ज़्यादा 150 क्वेश्चन में सही करना है तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपको 84 से ज़्यादा क्वेश्चन करना होगा जेआरएफ के लिए। कितने क्वेश्चन में? 150 क्वेश्चन में। ठीक,
अब हम देखने जा रहे हैं भूगोल विषय, ठीक है, जो यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। 22 देखिए 6 तारीख से 22 तारीख के बीच में यह एग्जाम होगा दिसंबर माह में। तो हम लोग भूगोल विषय में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं यह हम इस वीडियो में बता रहे हैं। अगर आप लोग इस टॉपिक को निरंतर पढ़ते हैं, जो भी टाइम बचा है, और अभ्यास करते हैं, तो रिवीजन करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक है, भू आकृति यह 10 यूनिट में जो है नेट का और भूगोल का जो सिलेबस है 10 यूनिट में है। उस 10 यूनिट को हम बारी बारी से बताएंगे किस यूनिट में क्या पढ़ना है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भू आकृति विज्ञान में आपको पहला यूनिट जो है भू आकृति विज्ञान है। ठीक है, उसमें आपको महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पढ़ना है हर हाल में, वेगनर का और टेलर का भी, दोनों का। ठीक है, उसका प्लेट विवर्तनी सिद्धांत हैरी हेस का, ठीक है, मॉर्गन का। ठीक, यह सब आपको एकदम अच्छे से पढ़ना। भू आकृति जो चक्र है यानी डेविस और पैंक का, इसको हर हाल में आपको पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। ठीक है, ढाल विकास का सिद्धांत, इसमें भी आपको स्ट्रालर हैं, पैंक हैं, ठीक है, तमाम लोग हैं, इसको आपको पढ़ना है। फिर नदी, वायु, भूमिगत जल, हिमानी एवं सागरी लहरें द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ होती है, इसको आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ आपको व्यवहारिक भू आकार आकृति विज्ञान को भी जानना है। ठीक, यह टॉपिक आपको बढ़िया से पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको जो चट्टान के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसको भी आपको पढ़ना है। लेकिन यह जो टॉपिक है इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ से क्वेश्चन जब पूछेंगे तो आपको आगे क्वेश्चन गलत होंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए, जलवायु विज्ञान में दूसरा यूनिट है जो जलवायु विज्ञान है। इसके अंतर्गत आपको वायुमंडल की संगठन एवं संरचना, इसको अच्छे से पढ़ना है। वायुमंडलीय दाब एवं पवन, इसको भी बढ़िया से पढ़ना है। फिर वाताग्र, शीतोष्ण चक्रवात, उष्ण चक्रवात, हरिकेन, टार्नेडो, इसको भी आपको एकदम से अच्छे से पढ़ना है। जलवायु विज्ञान से संबंधित हम महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए हैं, आप लोग जाके उसको ज़रूर देखें। हम यहाँ पे वायुमंडल की संगठन एवं संरचना पढ़ा चुके हैं, वाताग्र पढ़ा चुके हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आने वाले समय में हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी पढ़ाएंगे। साथ ही साथ हम भू आकृति विज्ञान में डेविस का पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही हम निरंतर इस चैनल पे नए इस टॉपिक से संबंधित हम वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, देखिए, कोपेन एवं थॉर्नथवेट का विश्व जलवायु वर्गीकरण पढ़ना है। साथ ही साथ आपको एल नीनो, ला नीना एवं दक्षिणी दोलन इंसो के बारे में भी जानना है। फिर आपको व्यवहारिक जलवायु विज्ञान के बारे में जानना है। ठीक है, तीसरा यूनिट में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है महासागरीय नीतल का उच्चावच, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन मिलने ही है। महासागरीय तापमान एवं लवणता आपको पढ़ना है। महासागरीय धाराएं पढ़नी है, उसके अंतर्गत आपको ठंडी और गर्म ज़्यादा जलधाराएं पढ़नी है। फिर कन्वेयर बेल्ट संचरण पढ़ना है, एक मैन प्रवाह पढ़ना है, ज्वार भाटा पढ़ना है, यानी उससे संबंधित सिद्धांत को पढ़ना है। किससे से संबंधित? ज्वार भाटा से संबंधित। ठीक है, महासागरीय निक्षेप पढ़ना है, प्रवाह भित्ति पढ़ना है आपको, और प्रवाह भित्तियों से संबंधित जो भी सिद्धांत है उसको आपको पढ़ना है। हम समुद्र विज्ञान से संबंधित कुछ टॉपिक को इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आने वाले समय में और भी अपलोड करेंगे। ठीक है, आप लोग ज़रूर चैनल को से जुड़े और ज़्यादा लाभ लें। ठीक, जनसंख्या भूगोल में आपको चौथा यूनिट जो है जनसंख्या भूगोल में आपको विश्व जनसंख्या के अक्षांश के अनुसार वितरण देखना है। विश्व जनसंख्या का लिंगानुपात क्या है, साक्षरता क्या है, जनघनत्व क्या है, वृद्धि क्या है विश्व के संदर्भ में। ठीक है, साथ ही साथ आपको जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत आपको पढ़ना है, माल्थस का, सडलर का और रिकार्डो का। ठीक है, फिर जननांकी संक्रमण सिद्धांत पढ़ना है, प्रवास से संबंधित जो भी सिद्धांत है उसको आप पढ़ना है। ठीक है, इतने चीज़ आपको पढ़ने हैं। फिर देखिए, अधिवास भूगोल के अंतर्गत आपको ग्रामीण अधिवास में आपको प्रकार, प्रतिरूप और वितरण देखना है। नगरों की उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत है पैट्रिक गेडी द्वारा, टेलर द्वारा और ममफोर्ड द्वारा। ठीक है, इसको देखना है। साथ ही साथ आपको केंद्र स्तर सिद्धांत पढ़ना है, क्रिस्टालर का केंद्र स्तर सिद्धांत और अगस्लास का पढ़ना। ठीक है, फिर नगरीय भूमि उपयोग से संबंधित जो भी सिद्धांत है बर्गेस का, हैरिस का, उलमैन का, ठीक है, होमर हाइड का, ठीक, इनका पढ़ना है। फिर सन नगर क्या है, प्रमुख नगर क्या है, उपनगर क्या है, उपग्रह नगर क्या है, ग्रामीण नगरीय संतात्य क्या है, इसको आपको देखना है। ठीक, आर्थिक भूगोल में आपको पढ़ना है प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होती है, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में जानना है। साथ ही साथ जो प्राकृतिक संसाधन है यानी वन, मृदा, जल,
खनिज में आपको लोहा, सोना, चांदी, अभ्रक, मैग्नीज इसको देखना है। ऊर्जा में आपको कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, यूरेनियम, जल विद्युत इसको आपको देखना है आर्थिक भूगोल में, ठीक है। फिर आपको कृषि भूगोल में गेहूँ, चावल, मक्का, चाय, कहवा, रबड़ विश्व के संदर्भ में उत्पादन वितरण देखना है। साथ ही साथ शस्य संयोजन विधि जो है बीबर का, दोई का और रफ़ीउल्लाह का आपको जो सिद्धांत दिए हैं इनको ज़्यादा ध्यान देना है। वान थ्यूएन का कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत भी देखना है। साथ ही साथ विश्व कृषि प्रदेश यानी विटलसी का भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आप औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं वेबर का, अगस्ट लास का, ए प्रेड का, एम स्मिथ का और हुबर का, ठीक है। इसको आपको देखना है बढ़िया से। फिर विश्व के औद्योगिक प्रदेश को भी आपको जानना है, ठीक है। परिवहन भूगोल में आपको स्थानीय पारस्परिक अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत एवं मॉडल, उसके अंतर्गत आपको एडवर्ड उलमैन एवं ई हर्स्ट का देखना है। साथ ही साथ आपको विश्व व्यापार के भारत के संदर्भ में भी आपको अध्ययन करना है। प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत आपको प्रदेश के प्रकार, कार्यात्मक प्रदेश, प्रादेशिक विकास के सिद्धांत, अल्बर्ट ओ हर्समैन का, गार्नर का, मिर्डाल का और जॉन फ्राइडमैन का, ठीक है, आपको देखना है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आपको देखना है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, भारत की प्रमुख जनजातियाँ, धर्म, भाषा जो है विश्व के संदर्भ में देखना है, ठीक है। तो विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, भारत की प्रमुख जनजातियाँ हम इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट भी उसका है, आप लोग जाके वहाँ से सबको देखेंगे, ठीक है। राजनीति भूगोल के अंतर्गत आपको सीमांत एवं सीमा के बारे में जानना है, ठीक। फिर विश्व एवं भारत के विशेष संदर्भ में, ठीक है। तो इस राजनीति भूगोल में जितने भी चीज़ें लगभग हम पढ़ा चुके हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोग जाके ज़रूर देखें। भू राजनीतिक जो है जेलेन हाउसहोफर, भू राजनीति से संबंधित जो भी सिद्धांत है एटीमान, ठीक है, यहाँ एटीमान का, मैकिंडर का, स्पाइकमैन का और सेवर्स्की का, ठीक है। तो हम एटीमान का, मैकिंडर का, स्पाइकमैन का और सेवर्स्की का तीन का पढ़ा चुके हैं, सेवर्स्की का बाकी है, इसको 1-2 दिन में हम अपलोड कर देंगे। सीमांत, ठीक है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पे ज़रूर उस वीडियो को देखें, ठीक है। प्रादेशिक सहयोग संगठन में आपको सार्क, ठीक है, आसियान, ओपेक और EU को भी देखना है, यानी कि इसके मुख्यालय कहाँ है, इसमें कितने समृद्ध देश हैं और ये किस लिए बनाया गया है, किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी, इस सब के बारे में आपको जानना है, ठीक है। फिर देखिए भौगोलिक चिंतन में आपको भौगोलिक ज्ञान में ग्रीक, रोमन, अरब तथा भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान जानना है, ठीक है। फिर उसके बाद वारेनियस, कांट, हम्बोल्ट, देखिए यहाँ रीटर होगा, रीटर, शेफर एवं हार्टशोन का विशेष अध्ययन करना है। तो वारेनियस का, कांट का, हम्बोल्ट का, रीटर का, शेफर का और हार्टशोन का, इसको अच्छे से आपको अध्ययन करना है। साथ ही साथ आपको ग्रीक भूगोलवेत्ता के बारे में जानना है, रोमन, अरब और ग्रीक को यूनानी भी कहा जाता है, ठीक है, अरब और भारतीय भूगोलवेत्ताओं को भी जानना है। उसके साथ साथ आपको निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, मात्रात्मक क्रांति, व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद, संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, जो भी मानव पर्यावरण जो भी से संबंधित ये सिद्धांत है, इसको आपको अच्छे से जानना है। निश्चयवाद के जनक, संभववाद, ठीक है, निश्चयवादी कौन कौन है, नव निश्चयवादी कौन है, ठीक है, मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत कब हुई, किसने किया, व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद के जनक कौन है, प्रत्यक्षवाद क्या है, प्रत्यक्षवाद के जनक कौन है, संरचनावाद क्या है, संरचनावाद के जनक कौन है, ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद क्या है और उत्तर आधुनिकतावाद के जनक कौन है, इसके बारे में आपको अच्छे से जानना है। देखिए भारत का भूगोल, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। भारत के भूगोल में आपको स्थिति एवं विस्तार देखना है, भारत का भौमिकी संरचना देखना है, यानी भौमिकी संरचना में यानी पृथ्वी के अंदर की चीज़, भारत के चट्टानों के बारे में विशेषता जाननी है। फिर साथ ही भू आकृति विभाजन यानी पर्वत श्रेणी, दर्रा, ठीक है, आपको दर्रे पे विशेष ध्यान देना है, छोटे छोटे दर्रा आजकल पूछ रहे हैं। भारत का अफवाह प्रतिरूप देखना है, भारत के जलवायु का वर्गीकरण देखना है कोपेन और थॉर्नवेट के द्वारा। फिर भारतीय मानसून को देखना है, भारतीय मानसून में रचना विधि एवं विशेषता उसकी जानना है। फिर संसाधन के अंतर्गत आपको मिट्टी, वन, खनिज, जल देखना है, ठीक है। आगे आपको भारतीय जनसंख्या का विशेष अध्ययन करना है, क्योंकि भारत की जनसंख्या से लगभग 3 से 4 कभी कभी 5-6 क्वेश्चन भी पूछ लेता है नेट के एग्जाम में 100 क्वेश्चन में, ठीक है। तो भारत की जनसंख्या को आपको विशेष ध्यान देना है।
साथ ही साथ जो भारत की जनसंख्या नीति सन 2000 की है उसको आपको अच्छे से जानना है। फिर प्रमुख फसल भारत की जो है उसका वितरण एवं उत्पादन देखना है, गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, रबर, चाय, कहवा का, ठीक है। फिर कृषि हरित क्रांति आपको देखना है। फिर कृषि जलवायु भारत के प्रदेश को देखना है। तो यह सब चीज़ें अच्छे से देखना है। साथ ही साथ जो भौगोलिक तकनीकी, ठीक है, एक अलग यूनिट है भौगोलिक तकनीकी, इसको कार्टोग्राफी भी कहा जाता है। इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं उसको आप बार बार उसको सॉल्व करें। साथ ही साथ जो पर्यावरण के जो यूनिट है उसको भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करें, क्योंकि समय बहुत कम है। इसको अगर आप डिटेल्स पढ़ना चाहेंगे तो आपके पास टाइम की अभाव है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको ज़्यादा हल करें भौगोलिक तकनीकी के लिए और पर्यावरण अध्ययन के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर को बार बार सॉल्व करें इसके क्वेश्चन को, ठीक। और डिटेल्स में यह सब चीज़ें आपको 40 दिन में ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसको डेली आपको 1 सेट 2 सेट सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। आप अगर आप दिन भर में 6 घंटा 8 घंटा टाइम देते हैं तो सारे चीज़ 1 महीने में कवर हो जाएंगे और आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।